चलो बजट, अब हमको बजट 2023-24 डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले इसका डिस्कस करने का हमारा दो तरीका होगा। नंबर 1, बजट में जितनी हमारे काम की तथ्यात्मक बातें हैं या आंकड़ों से रिलेटेड बातें हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे आंकड़े हैं लेकिन उसमें से कुछ आंकड़े ही हमारे काम के हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। नंबर 1, जैसे आप लोग हेडिंग डालो अपनी कॉपी में कि बजट 2023-24, ऊपर हेडिंग डाल लो बस इतना सा, और एक एक तथ्य बिंदुवार ऐसे लिखते चलो जो परीक्षा में आपको काम आएगा। तो नंबर 1, कल ही हमारी बात हुई थी इस पर एक बार कि ये जो बजट आया है वो कौन से काल का है? अमृत काल का बजट है। अमृत काल का कौन सा नंबर का? पहला बजट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अमृत काल का पहला बजट है। और इस बजट की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो किस पर आधारित है भाई? इंडिया @100, है ना? इंडिया @100 मतलब आगे आने वाले 25 सालों के लिए बजट है। ठीक है। ये पूरी की पूरी जो रणनीति है वो आगे आने वाले 25 वर्षों के लिए, मतलब इंडिया @100 का मतलब ये है कि आज़ादी के कितने साल? 100 साल। और आज़ादी का 100 साल कब होगा? 2047 में, है ना? और 2047 अभी से काउंट करो तो 25 साल। ठीक है। तो 25 साल के लिए पूरी की पूरी रणनीति है। तो दो बिंदु यहाँ पर मिले, अमृत काल का पहला बजट। नंबर 2, जो रणनीति है वो कितने सालों के लिए है? 25 सालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बजट के पहले अभी हमने बात की थी कि बजट के पहले क्या आता है? आर्थिक सर्वेक्षण आता है। और आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक रिव्यू, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है। कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, कृषि में कैसा रहा, उद्योग में कैसा रहा, सेवा क्षेत्र में कैसा रहा। ठीक है। इसके अलावा विदेशी व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही। इसमें जो मुख्य बिंदु हमारे लिए काम के हैं वो ये है कि इसमें बहुत सारी एक्चुअल में तथ्यात्मक चीज़ें आती है। इसमें ये भी बताते हैं कि वो किस क्षेत्र में हम कितने आगे हैं, कौन से नंबर पर है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस इकोनॉमिक रिव्यू में आपको देखने को मिलेगा मुख्य तौर पर कि भारत की जीडीपी, उस पर ज़्यादा बात होती है कि जीडीपी का क्या स्थिति है, विश्व स्तर पर जीडीपी की क्या स्थिति है और इंडिया में क्या स्थिति है। ठीक है। चलो, तो आर्थिक समीक्षा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। ठीक है। लेकिन बनाने का काम आर्थिक सलाहकार, है ना? इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में, इन्हीं के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। इनके नेतृत्व में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। यह पिछले 12 महीने मतलब एक वर्ष, यह पिछले एक वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा में मूलतः पिछले साल अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो सारी बातें होगी, और आगे आने वाले वर्ष में क्या क्या बातें हो सकती है हमारे लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कहाँ काम करने की जरूरत है, इस पर भी बात होती है। चलो, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष कब हुआ पेश? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया। भारत का पहला बजट 1860 में। भारत की पहली आर्थिक समीक्षा 1950-51 में आई, याद रखना है इसको। स्वतंत्र भारत में भी बजट पेश किया गया। ठीक है। कैबिनेट मिशन के समय भी बजट पेश किया गया, लेकिन भारत में आर्थिक समीक्षा कब हुई? 1950-51 में हुई। ठीक है। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से इसको क्या हुआ? बजट से अलग कर दिया गया, मतलब बजट के एक दिन पहले ही पेश कर दिया जाता है। क्लियर? तो इतने तथ्य हमको यहाँ से जानने को मिले कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है, आर्थिक समीक्षा भारत में पहली बार किसने पेश किया, कब पेश की गई, आर्थिक समीक्षा कौन बनाता है, किसके मार्गदर्शन में बनाई जाती है और कब पेश की जाती है,
ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 का थोड़ा सा हम बात करें तो थोड़ी सी बात में नंबर 1, इस समय हमारे आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में तैयार किया गया पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा। आगे बढ़ो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23, अब देखो आर्थिक समीक्षा 22-23 की है और बजट 23-24 का है, क्योंकि बजट पूर्वानुमान होता है। कल ही पढ़ा हमने कि बजट क्या होता है, एक प्रकार से पूर्वानुमान होता है पिछले सालों का और आगे वाले सालों का। और आर्थिक समीक्षा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े हैं जो अर्थव्यवस्था में दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप आगे अभी पढ़ोगे, पीटी के लिए भी पढ़ो या मेंस के लिए जब पढ़ो, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े आप डालने का प्रयास करो वो कौन से होना चाहिए? आर्थिक समीक्षा के होने चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े अंतिम आंकड़े हैं और वो सरकार की ऑथेंटिक जानकारी है, तो वो आपके काम की है। तो आर्थिक ये जो पूरी की पूरी समीक्षा पेश की गई 2022-23 के लिए पेश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से बाहर निकल चुकी है और महामारी के पूर्व विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। इसका मतलब ये कि महामारी के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अभी क्या है, इसको आप समझो थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है। जैसे हमको मेनली जीडीपी पर बात करनी है, तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि महामारी जब चल रही थी तो हमारी इकोनॉमी -6.6 पर पहुंच गई। उसके बाद हमने धीरे धीरे यहाँ से वृद्धि करना चालू किया और वर्तमान समय में हमारी जो वृद्धि है वो लगभग 7% के करीब है। वर्तमान वर्ष में भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये आपको याद रखना है भाई, ग्रोथ रेट। वर्तमान समय में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना परसेंट? 7%, ठीक है। और आगे आने वाले वर्षों में अगले साल के लिए मतलब 2023-24 में क्या अनुमानित किया गया? 6.0 से 6.8 ये रहने वाला है जीडीपी, ठीक है, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है। पूरे विश्व की जीडीपी की बात करोगे तो विश्व की जीडीपी का औसतन अभी औसत जो है वो लगभग 2.5 से 3 के आसपास चल रहा है। और आपने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यूएसए में फिर से बैंकिंग संकट आ गया है, वहां लगातार बैंक बंद होते जा रहे हैं। 2008 वाली स्थिति फिर से आ सकती है, फिर से वैश्विक मंदी जैसी स्थिति आ सकती है। और वैश्विक मंदी जैसी स्थिति आ सकती है ये बोलने से पहले ही ये बात पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में भी विश्व में वैश्विक मंदी जैसी स्थिति चल ही रही है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से जब से आप देखोगे कोरोना काल आया है, उससे पहले से ही थोड़ा सा वैश्विक मंदी का रुझान देखने को मिल गया था, ठीक है, क्योंकि विश्व में इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी और इसीलिए व्यापार युद्ध भी छिड़ते हैं, ट्रेड वारफेयर होता है। चीन और यूएसए आपस में ज़्यादातर लड़ते रहते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए। तो उस पर फिर कभी अपन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये समझो कि विश्व स्तर पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वैश्विक स्तर पर वो बहुत कम है। उसके मुकाबले आईएमएफ ने भी कहा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों संस्थाओं ने कहा कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो विश्व में सर्वाधिक रहेगी। और कितनी रहेगी? ये 7% के आसपास रहेगी, जो विश्व में सर्वाधिक है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विश्व की जो ग्रोथ रेट है वो वर्तमान समय में भारत की ग्रोथ रेट पर डिपेंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा परफॉर्म करेगी तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वैसे ही उसी तरीके से जो है उसकी ग्रोथ रेट भी डिसाइड होगी। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखोगे कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बात पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं होती, एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे कि पावरफुल देशों को ही वैश्विक स्तर पर तवज्जो मिलती है। कल एक पुरस्कार की घोषणा हुई, उस पुरस्कार में भारत को 2 अवार्ड मिले, ठीक है। उसके पहले ऑस्कर मिलने के लिए हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, उसके पहले भी हमारे यहाँ अच्छी अच्छी मूवी बनी, लेकिन इसी साल हमको ऑस्कर मिला है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मान के चला जा सकता है कि भाई वैश्विक स्तर पर भारत की साख बहुत तेज गति से बढ़ रही है और उसका प्रभाव आप हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
सांकेतिक रूप में आप समझ जाओ उसका मतलब क्या है। भारत को कभी नोबेल अवार्ड मिला नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में नोबेल अवार्ड भी मिल जाए जल्दी से, ठीक है, किसी न किसी फील्ड में। चलो, तो ये जो संस्थाएं हैं ये भी कह रही कि भारत की ग्रोथ रेट क्या होगी, बहुत तेज गति से बढ़ेगी। अब इस पूरे सिनेरियो में आप देखोगे कि जब कोरोना काल चल रहा था तो भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर था जिसकी ग्रोथ रेट हमेशा पॉजिटिव थी, ठीक है, प्लस में थी। बाकी सारे सेक्टर माइनस में जा चुके थे। इवन हमारी जीडीपी भी माइनस में जा चुकी थी, -6.6। लेकिन अब सरकार का कहना है कि हम धीरे धीरे उस चीज़ से उभर चुके हैं और हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और सरकार ने ये भी घोषणा की है कि अभी हम विश्व स्तर पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के मामले में, और आने वाले वर्षों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कौन से नंबर की? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये भी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आर्थिक समीक्षा में देखने को मिलेगी। आर्थिक समीक्षा को हमको अभी ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, इस पर कभी हम जब इकोनॉमी की क्लास लेंगे तब इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये आर्थिक समीक्षा का पूरा ब्यौरा है, इसमें वही IMF ने भी अनुमान लगाया है और इंडिया की जीडीपी कहाँ रहने वाली, कब कहाँ थी, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया कि 2020-21 में हम यहाँ थे -6.6 पर, वर्तमान में 22-23 में कहाँ हैं, 7% पर है, और अगले साल 23-24 में 6 से 6.0 से 6.8% के बीच में होंगे, ठीक है। तो वो भी विश्व में सबसे ज़्यादा है। चलो आते हैं बजट पर जल्दी से। तो अगला बात यह है कि हमको केंद्रीय बजट 2023-24 पर बात करनी है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया, और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम केंद्रीय बजट था। इस पर हमारी बात हुई कि जब भी सरकार मतलब जब भी चुनाव होने वाला होगा तो उस साल 2 बजट आएंगे, ठीक है। और ये अंतिम कौन सा बजट है? पूर्ण बजट है, पूर्ण केंद्रीय बजट है। अब जो बजट आएगा वो कौन सा होगा? अंतरिम वाला आएगा, कुछ महीनों के लिए आएगा। पूर्ण बजट का मतलब पूरा साल भर का बजट, अंतरिम बजट मतलब कुछ महीनों का बजट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया कौन सा बजट है? 5वां बजट पेश किया गया, 5वां बजट है, 5वें नंबर का बजट। लगातार 5वीं बार पेश किया है जब से सरकार बनी है, जब से वो वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। तब से उनको हटाया भी नहीं गया, अच्छा काम कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बजट का विजन क्या है, इस पर बात करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो बजट आया हमारा अभी इस साल का, ये कई मामलों में बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदों वाला है। अब उम्मीद वाला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो बात की गई है, इसमें बात की गई है एक बिंदु के इर्द गिर्द पूरा काम हुआ है, और वो है समावेशी विकास, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है आपके पूरे बजट का। अब पढ़ो इसको। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है, और अगले 25 वर्षों के विजन, कितने वर्षों का विजन है भाई? 25 वर्षों के विजन के साथ यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछले बजट में रखी गई भारत @100 की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया है। इस पर हमारी बात हो चुकी है। आगे बढ़ो। केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय क्या है? समावेशी विकास है, और इसमें सबका साथ सबका विकास की बात की गई, और इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए किस किस पर काम करने की बात हुई? तो ये है किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ठीक है। वो इसमें सब शामिल है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी नया नया बना है, और संवेदनशील एरिया है, तो यहाँ पर काम करने की बात किया है गवर्नमेंट ने। सबसे बढ़कर सरकार जब से नई वाली आई है हमारी, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, ठीक है। तो 2014 के बाद से जब से नई सरकार आई NDA सरकार, तो आप देखोगे कि लुक एक पॉलिसी जो थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन्होंने उसको तब्दील किया। मतलब ज़्यादा गंभीरता से वहाँ पर काम करने की बात बोला, ठीक है। पूर्व की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की बात बोला, और इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, आप देखोगे कि जब 16-17 का दौर जो चल रहा था, तो पूर्वोत्तर विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बजट जारी करना चालू किया, और आज भी इस बार भी उन्होंने बजट जारी किया है। और इसी का परिणाम भी आप कहोगे कि भाई इस साल के चुनाव में देखने को मिला आपको, ठीक है। त्रिपुरा में चुनाव हुआ, और कहाँ हुआ? नागालैंड में चुनाव हुआ, ठीक है।
सरकार किसकी बनी, पहले किसकी हुआ करती थी, अब किसकी है, तो काम करने का फायदा मिला है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा जो विजन है, एक न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपको पूरी कहानी मिलेगी। मतलब पूरा जो बजट है वो एक प्रकार से देखोगे तो सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूमेगा पूरे के पूरे बजट में। और पूरे बजट में किन पर बात होगी, इन सभी वर्गों पर ज्यादा बात होगी, इन्हीं वर्गों के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है। इसमें एक क्षेत्र जो छूटा हुआ है वो है पर्यावरण। पर्यावरण पर अलग से हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारा काम किया गवर्नमेंट। चलो आगे बढ़ो। केंद्रीय बजट और सरकार के खर्च और आमदनियों का पूरा ब्यौरा हमको देखना है नंबर 1। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आता है। अब जो हमने कल चार्ट पढ़ा है उस चार्ट में हमको यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा था, सार्वजनिक आय कहाँ कहाँ से हो रही है। तो सार्वजनिक आय पर आय की 2 मदें होती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि उनमें सबसे अच्छी कौन सी होती है, कहाँ से ज्यादा होना चाहिए, राजस्व आय ज्यादा होना चाहिए। तो राजस्व आय ज्यादा है कि नहीं है अभी आपको पता चलेगा। ये इस साल का है, ये पिछले साल का है। ठीक है, ये 2023-24 का है और ये जो आय है 2023-24 की है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। नंबर 1 निगम कर। निगम कर से पैसा कितना आ रहा है, 15 पैसा। पूरे के पूरे बजट को कितना पैसा मान के चलते हैं भाई, 100 पैसा मानकर चलते हैं। पूरे बजट यानी पूरी आय को कितना पैसा, 100 पैसा मानकर चलते हैं, मतलब 100% ऐसा मान लो। ठीक है, 100% मान के चल रहे हैं। उसमें से 15 पैसा कहां से आ रहा है, ये आय की बात हो रही है ना, आय की। ठीक है, तो आय में देखो निगम कर से कितना पैसा, 15 पैसा। आयकर से कितना पैसा, 15 पैसा। निगम कर से 15, आयकर से 15। दोनों कौन सा टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। कितना पैसा हो गया टोटल, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष कर कितना हो गया, 30% हो गया, 30 पैसा हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब अप्रत्यक्ष कर देखो, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कितना पैसा, 4। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज कितना पैसा, 7 पैसा। ठीक है, जीएसटी 17 पैसा, 17 पैसा हो गया खत्म। 3 ही टैक्स है, एक है कस्टम ड्यूटी, एक है यूनियन या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक जीएसटी। तीनों को काउंट करो कितना हुआ। अप्रत्यक्ष कर कितना हुआ, अप्रत्यक्ष कर से पैसा कितना आ रहा है, 28 हुआ ना, 28 पैसा। कौन सा ज्यादा है, प्रत्यक्ष कर ज्यादा है, अप्रत्यक्ष कर कम है। और पिछले 3-4 सालों में ये हो रहा है। इसका मतलब करों का जो संरचना है भारत में वो पॉजिटिव है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष कर हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर कम होना चाहिए। तो यहां से ये तो पता चला कि कर का सही चल रहा है, कर का स्ट्रक्चर इंडिया में सही चल रहा है, प्रत्यक्ष कर भी सही है, अप्रत्यक्ष कर भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये लिखा है कर भिन्न प्राप्तियां, मतलब जितनी राजस्व आय में 2 प्रकार की आय पढ़ाए थे कल आपको, एक कर से आने वाली आय और एक गैर कर आय। तो गैर कर आय से कितना पैसा, 6 पैसा। ठीक है, अब देखो वो जो चार्ट है उसको याद करो। उस चार्ट में राजस्व आय में, अभी हम इसको याद रखो बस, है ना, ये राजस्व आय में कर से होने वाली आय है। कर से होने वाली आय कितनी हो गई भाई, 58 हो गई ना। और गैर कर आय कितनी हो गई, 6 पैसा ये। ठीक है, इसके बाद पूंजीगत आय, क्लियर। पूंजीगत आय में अगला पूरा आ जाएगा। कर भिन्न पूंजी प्राप्तियां, जो ऋण जो ब्याज प्राप्ति होगी, वो ब्याज प्राप्ति कितनी है, 2 पैसा। या सॉरी, कर भिन्न पूंजी प्राप्ति है तो ये विनिवेश से प्राप्ति है ना, विनिवेश से प्राप्ति, डी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, डी इन्वेस्टमेंट, इससे कितना पैसा मिल रहा है, 2 पैसा मिल रहा है। और उधार और अन्य देताएं, इससे पैसा आ रहा है कितना, 34। इसका मतलब हम उधार कितना ले रहे हैं, 34 पैसा ले रहे हैं उधार, चाहे वो बाहरी उधार हो या हमारे मार्केट का उधार हो। ठीक है, बाहरी एजेंसियों से भी उधार लेते हैं और मार्केट से भी लेते हैं। इसमें आरबीआई है, मार्केट है, उनकी अपनी प्रतिभूति बेचकर लेते हैं उधार। तो वहां से कितना पैसा आ रहा है, 34 पैसा। पिछले साल कितना आ रहा था देखो, 35। पिछले साल इस उधारी से कितना पैसा आ रहा था, 35। इस साल कितना आ रहा है, 34।
पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। पिछले साल उधारी ले रहे थे 35 रुपए या 35 पैसा, इस साल उधारी कितनी ले रहे हैं? 34 पैसा। 1 पैसा कम हुआ, 1%, और 1% अरबों के बराबर है। ठीक है, तो अच्छा साइन है। तो आय जो हो रही है उसको आपको याद रखना है। राजस्व आय में कितना हो गया टोटल? 58 और 6 कितना हो गया? 64 पैसा कहां से आ रहा है आपको? राजस्व आय। और पूंजीगत आय कितनी हो गई? इसके आधा, इसे माइनस करो 100 से, कितना हो गया? 36 पैसा हो जाएगा। 36 और 64 कितने हो गए? 100 हो गए ना। तो आय की बात, सार्वजनिक आय 100 पैसा, उसमें से राजस्व आय 64 और पूंजीगत आय 36। पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है ना। ठीक है, यहां बात सही है, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ो। अब व्यय देखो कहां हो रहा है। व्यय में देखो कहां कहां है। तो नंबर 1 सबसे ज्यादा व्यय जो होता है ब्याज अदायगी में, ब्याज अदा करने में। जो उधारी हमने ली थी ना 34 पैसा या पिछले साल 35 पैसा, उसका ब्याज कितना जा रहा है? पूरे बजट का 20% हिस्सा। और सबसे बड़ा हिस्सा, कहीं भी किसी भी मद में आपको 20% नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे के पूरे व्यय में सर्वाधिक व्यय कहां जाता है? केवल ब्याज चुकाने में। यदि ये 20% बच जाए तो हमारे गरीबों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो उनका उद्धार हो जाएगा। और इसके लिए भी बहुत समय लगना है, क्योंकि उधारियां इतनी हैं कि वो ब्याज जाएगा ही लंबे समय तक। ठीक है, तो ब्याज अदायगी कितनी हो रही है भाई? 20 पैसा हो रहा है। ठीक है ना। चलो आगे आओ, ये एक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये रक्षा व्यय 8 पैसा। अगला आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी 7 पैसा। ठीक है, अगला यहां पर आओ, पेंशन कितना पैसा? 4 पैसा पेंशन। ये कौन सी मदें हैं? पेंशन, रक्षा व्यय, आर्थिक सहायता, ये कौन सी मदें हैं? राजस्व व्यय है। ठीक है, इसके अलावा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18 पैसा। ठीक है, वित्त आयोगों का या अन्य अंतरण जो है 9 पैसा। या मोटे तौर पर हम बात करें, जब इसका आंकड़ा आप देखोगे तो भारत की कुल आय लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से 35 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय पर जाता है। कितना व्यय? 35 लाख। और केवल कितना बचा? 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय पर जाता है। तो पूरा का पूरा जो है आप परसेंटेज इसमें निकालो तो 78 और 22 का आंकड़ा बैठता है। ठीक है, 78% कहां गया पैसा? राजस्व व्यय में गया। और केवल कितना पैसा? 22% पैसा पूंजीगत व्यय में जा रहा है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव इस रूप में कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में ये जो परसेंटेज है 22, ये पहले 15-16 के आसपास हुआ करता था, अब 22 हुआ है। मतलब परसेंटेज बढ़ा है पूंजीगत व्यय का। इन दोनों के बीच अंतर कम हुआ है ना। पहले ज़्यादा हुआ करता था, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये हमेशा क्या होना चाहिए? ये तो कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए। ये इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इससे क्या बनता है? पूंजी बनती है, इससे अवसंरचना निर्माण होता है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कहा जाता है कि जितना पैसा आया, मान लो 100 रुपये एग्रीकल्चर में डाल रहे, उसका 80 रुपये केवल और केवल सब्सिडी के रूप में चले जाता है। एग्रीकल्चर का कितना पैसा? 80 पैसा, 80% पैसा कहाँ चले जाता है? सब्सिडी में। और सब्सिडी इसका मतलब उससे कुछ नहीं बनने वाला है, उससे कुछ नहीं बनने वाला है, इससे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर केवल कितना पैसा खर्च हो रहा है? 20% पैसा। इसीलिए एग्रीकल्चर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, यदि ये रेशियो बदल दिया जाए, 80 की जगह 50-50 भी हो जाए ना, तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। कैसे? जो उर्वरक सब्सिडी है उसको कम कर रही है गवर्नमेंट, लगातार कम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्न सब्सिडी अभी तो भारत में बढ़ी हुई है। उसका कारण भी है, कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया था, फ्री में राशन 6 महीने तक। फिर बाद में उसको एक्सटेंड करते चले गए। इस बार के बजट में उसको कहा गया कि हम इस योजना को कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका खाद्यान्न, वो एक प्रकार से क्या है? सब्सिडी है, खाद्यान्न सब्सिडी है। आपको फ्री में अनाज मिल रहा है तो क्या है? आर्थिक सहायता है। आपको आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी है। ठीक है, तो आपको सब्सिडी मिल रही है। खाद्यान्नों पर भारत की सब्सिडी बहुत ज़्यादा जाती है। इसके बाद उर्वरक पर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सिडी को धीरे धीरे कम करना है और इस पर काम कर रही है गवर्नमेंट।
चलिए ये आय व्यय का ब्यौरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप डालोगे, इसको जमाओगे तो ये पूरा आप घर पे जाके देखना, इसमें डालने का प्रयास करना कि कहाँ से कितना पैसा आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी इस वाले चार्ट में। यहाँ पर देख, इसको सार्वजनिक आय कितना रखोगे, 100 पैसा। सार्वजनिक व्यय कितना रखोगे, 100 पैसा। अब इसमें 100 में से यहाँ कितना है, राजस्व आय में 64, यहाँ से 64 पैसा आ रहा है, यहाँ से 36 पैसा। इसमें कर आय कितनी है, 64 में कर में आय कितनी है, 58 पैसा, और यहाँ पर 6 पैसा, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष कर से कितना, 30 पैसा, और अप्रत्यक्ष कर से 28 पैसा। यहाँ पर पूरी टोटल 6 पैसा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आओगे तो कितना बचेगा, 36 पैसा। पूंजीगत आय कितनी, 36 पैसा ना, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, राजस्व व्यय आपने एक परसेंटेज लिख दिया 78 पैसा, और यहाँ पर 22 पैसा, ठीक है। ऐसा लिख कर भी घर में रख सकते हो अपनी कॉपी में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लो जल्दी जल्दी इसका, ये जो आंकड़े हैं इसमें राजस्व प्राप्तियों पर या पूंजीगत प्राप्ति और कुल प्राप्ति। तो कुल प्राप्ति कितनी हो रही भाई, ये है 45,03,097 करोड़ रुपए, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा है, ये जो रुपए है कौन से में है, करोड़ में है। तो हमारी जो टोटल प्राप्तियां हैं वो कितनी है, 45,03,097 रुपए, ठीक है। इसमें अब देखो कहाँ कुल व्यय, कुल व्यय भी उतना ही होगा जितना आय होगी, ठीक है। संतुलन बनाना पड़ेगा। इसमें राजस्व व्यय कितना है, ये देखो ये लिखा है 35,02,136 राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं, राजस्व व्यय। और ये पूंजीगत व्यय, यहां कितना 35,02,136, ये इतना करोड़ रुपए, करोड़ रुपए आय है राजस्व क्षेत्र से, सॉरी व्यय है राजस्व क्षेत्र में, इतना पैसा हम डाल रहे हैं, मतलब 78% लगभग। पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है भाई, 10,79,971 करोड़ रुपए, इतना व्यय हो रहा है, और ये लगभग 22% के बराबर है। व्यय को हमने देख लिया, ठीक है। ये राजस्व व्यय है, ये पूंजीगत व्यय है टोटल में। अब इसमें जो हमको देखना है वो ये कि पिछले सालों में क्या रहा और इस साल में क्या है, मतलब ट्रेंड समझ में आएगा आपको। तो ट्रेंड समझने के लिए इसका हम ग्राफ देख लेंगे तो इससे काम हो जाएगा। इसमें हमको व्यय पर ज़्यादा फोकस करना है कि व्यय कहाँ कर रही है सरकार। आय को एक बार देख लो, तो राजस्व प्राप्तियों में आय कितनी हो रही भाई, 26,32,000 कहाँ से, राजस्व आय से। और जो पूंजीगत आय वहाँ से कितनी हो रही है, 18 लाख। तो 26-18 का रेशियो वहाँ पर है आय में। यहाँ पर आय की बात करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 लाख, और यहाँ पर 18 लाख, ठीक है। बात समझ में आ रही है। राजस्व आय कितना, 26 लाख, और 18 लाख कितना क्या है, पूंजीगत आय है। टोटल आय 35 लाख के आसपास है ना, हमने 1000 वाला आंकड़ा छोड़ दिया। इसके अलावा राजस्व व्यय 78%, पूंजीगत व्यय 22%। आगे बढ़ जाओ, यहाँ से छोड़ दो। अब ये जो है ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा कि व्यय और आय और व्यय में रेशियो कैसा बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने को मिल जाएगा आपको। तो जो प्राप्तियां हैं वो राजस्व प्राप्तियां क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही है और ये पॉजिटिव साइन है। राजस्व प्राप्तियां बढ़ने का कारण क्या है बताओ। राजस्व प्राप्ति में दो मदें हैं, कर और गैर कर। तो उसमें से कौन सा हिस्सा बढ़ रहा होगा, कर वाला बढ़ रहा होगा, ठीक है। और कर में भी कौन सा बढ़ रहा होगा, जीएसटी भी बढ़ रहा होगा एक, और प्रत्यक्ष कर भी बढ़ रहा होगा। उसमें आयकर और निगम कर। और अप्रत्यक्ष कर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहां से आ रहा है, जीएसटी से। और इससे पैसा लगातार बढ़ रहा है, देखोगे आप लगातार पैसा बढ़ रहा है। मतलब जीएसटी जो शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फेल हो रहा है, वो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, ठीक है। चलो आओ, पूंजीगत प्राप्तियों से लगभग पिछले साल के बराबर ही है, 18-18। पिछले साल कितना था, 18-38 था, इस साल 18-70 के करीब है।
इतना ही है लगभग। चलो यहाँ पर आओ, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में आप देखोगे यहाँ पर 34 था, यहाँ पर 35 हुआ, मतलब लगभग इक्वल के करीब चल रहे हैं। लेकिन पूंजीगत व्यय वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल कितना था? 7,28,000, इस बार कितना कर दिया? 10 लाख करोड़, ठीक है। ये बड़ा मतलब एक प्रकार से ज़्यादा उन्होंने व्यय करने का प्रयास किया। कितना परसेंट बढ़ गया व्यय? 33.4% जो है पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। करों से होने वाली आय है, इसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। करों से होने वाली प्राप्तियों में रुझान कैसा है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भाई किस क्षेत्र से कर बढ़ रहे हैं, कहाँ से घट रहे हैं। तो ये जो है ये वाला अप्रत्यक्ष कर है, ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये वाली लाइन लगभग फ्लैट बनी हुई है। फ्लैट बनी हुई का मतलब यहाँ पर ज़्यादा कर में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में जो लाइन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब ऊपर ही है। प्रत्यक्ष कर से आय ज़्यादा हो रही है। चलो आगे बढ़ जाओ, उसको देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव साइन है। तो पूरे के पूरे बजट में एक जो पॉजिटिव साइन सबसे बड़ा है जो दिख रहा है कि भाई पूंजीगत व्यय में क्या हो रहा है? लगातार वृद्धि हो रही है। जब आप एमपीपीएससी या यूपीएससी का मेंस लिखोगे तो उसमें एक टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां, ठीक है। तो उसमें वर्तमान प्रवृत्तियों में ये सारे ग्राफ आपको बनाने पड़ते हैं और ये ग्राफ वहां पर ज़्यादा काम आएंगे आपको। ये जो पूंजीगत व्यय है इसका ग्राफ आप दिखा दो ना तो चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी कि भाई पिछले लगातार सालों से 2019-20 का आंकड़ा पकड़ो। 19-20 में 5.2 था, ठीक है, अब कितना है? सॉरी 1.9 था, अब कितना है? नहीं, ये जो है ये वृद्धि को दिखा रहा है। 5.2 था और ये टोटल मतलब ग्रॉस लेवल पर दिखा रहा है 13.7 दिखा रहा है, ठीक है। या इसको यदि आप ऐसे भी बना दो कि 2022-23 में 22-23 में ये कितना था भाई? 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था और 2023-24 में कितना कर दिया गया है? हाँ, 10 लाख करोड़ के आसपास कर दिया गया है। तो ये ग्राफ को ऐसे आप दिखा दो तो उससे काम बन जाएगा, ठीक है। पूंजीगत व्यय में आगे बढ़ जाओ। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति ये यहाँ पर दिखाया आपको। चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ जाओ। इस पर बहुत सारी बात हो गई हमारी। ये घाटों के आंकड़े हैं। हाँ, घाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कितना घाटा हो रहा है, ठीक है। एक है हमारा राजकोषीय घाटा, एक है राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ये 3 घाटों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा कितना है? पिछले साल कितना था? 2021-22 में वास्तविक आंकड़े हैं ये, मतलब ये एक्यूरेट आंकड़ा है। 2021-22 का एक्यूरेट आंकड़ा है। कितना था? 6.7%। इस साल कितना है? 6.4% और अगले साल कितना लाना है? 5.9%। तो 2021-22 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है 6.7% था। 2022-23 में जो अनुमानित आंकड़ा है 6.4% है और 2023-24 में जो आंकड़ा है वो कितना लाना है? 5.9। ये राजकोषीय घाटा ही सबसे मुख्य है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि राजकोषीय घाटा कितना है। तो अभी आपका टारगेट, अभी आपका कितना है? 6.4। टारगेट कितना है? 5.9 लाने का। और कितना होना चाहिए? कल ही बताया था आपको, 4 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं, 4 के आसपास। वो जो प्लस माइनस वाला आंकड़ा है ना वो उसका है, महंगाई का है ना, महंगाई का आंकड़ा था वो, उर्जित पटेल समिति ने जो दिया था। क्लियर? यहाँ पर 4% के आसपास होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चलो, तो ये आपको राजकोषीय आंकड़े, राजकोषीय घाटा का आंकड़ा याद रखना है मेनली। आगे बढ़ते हैं, बजट पर बात करते हैं सीधे एक एक बिंदु पर, ठीक है। एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। अब ऊपर हेडिंग डालो जल्दी से, बजट से संबंधित प्रमुख तथ्य। बजट से संबंधित प्रमुख तथ्य, और एक एक करके फटाफट 1 बाय 1 लिखते चलना है। पूरी बातें यहाँ पर जो लिखी हुई है, पूरी बातें आपकी काम की नहीं है, समझाने के लिए बहुत सारा डिटेल में दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य आपके काम के हैं। तो तथ्य आपको पकड़ने हैं। वो तथ्य क्या क्या है? तो नंबर 1, इस पर हमारी बात हुई कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी के। इस पर बार बार बात हुई। कोविड-19 से उबर चुके हैं और विकास दर कितने % पर है? 7% पर है, ये सरकार ने कहा। चलो आगे बढ़ जाओ यहाँ से। ये
यहां पर आओ। अब जो है बजट में सरकार की उपलब्धियों की बात की गई कि पिछले कुछ सालों में हमने कौन कौन से क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो नंबर 1, विश्व की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्था वाले संगठन G20 की अध्यक्षता मिली। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। ऊपर हेडिंग डालना है उपलब्धियां। संकटों के बीच समुत्थान वाली बात हो रही है, उपलब्धियां वाली बात हो रही है। ठीक है, उपलब्धियां क्या क्या रही हमारी पिछले कुछ सालों में। तो उपलब्धि नंबर 1, G20 की अध्यक्षता हमको मिली। शॉर्ट में लिखो G20 की अध्यक्षता बस। ठीक है, नंबर 2, भारत की प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में 2014 से, 9 वर्षों में मतलब 2014 के बाद से 2 गुनी हो गई है। कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी। ठीक है, तो 2014 से लेकर 2022 तक 7 सालों में, 9 सालों में भारत की आय कितनी हो गई? प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो चुकी है। भारत की आय 2 गुनी हो चुकी है और अभी वर्तमान में 1.97 लाख रुपए हो गई है प्रति व्यक्ति आय। 1.97 लाख। ठीक है, 1.97 लाख प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। ये आपको बात याद रखनी है। 2014 से लेकर 2022 तक 9 वर्षों में आय कितनी हो गई भाई? 2 गुनी हो गई। ये याद रखना है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 9 वर्षों में बड़ा हो गया है और 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से कौन से नंबर की? वर्तमान में पहले 10वें नंबर पर थी, अभी कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के लेवल पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में और इसको टारगेट क्या किया गया है? कौन सा बनाना है? 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये टारगेट है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अभी वर्तमान में देखोगे तो हमारे से ऊपर नंबर 1 USA, चीन, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब देश आपको मिलेंगे। क्लियर? ब्रिटेन नहीं, रूस। ठीक है, ये सब देश, ब्रिटेन और रूस, फ्रांस नहीं, फ्रांस को हमने पीछे कर दिया है। क्लियर? तो ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्था, USA, चीन, रूस और ब्रिटेन, ये 4 बड़े देश हमसे ऊपर है अभी और इनको हमको नीचे लाना है। क्लियर? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई? 5वीं बड़ी है, 10वीं से 5वें स्थान पर आ गया। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या 2 गुनी हो गई और 27 करोड़ पहुंच गई। ये उतना काम का नहीं है परीक्षा के लिए, तो इसको छोड़ सकते हैं। इसमें आपके काम का ये तीनों तथ्य है। अगला, 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए और ये जो है अर्थव्यवस्था को क्या बनाता है? औपचारिक अर्थव्यवस्था बनाती है। मतलब इसमें काला धन खत्म होता है। जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था कैशलेस इकोनॉमी होगी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? कैशलेस बनेगी, तो वैसे वैसे काला धन क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें धांधली करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप करोगे तो उसका पूरा आपके पास में रिकॉर्ड आता है, आपके मोबाइल में मैसेज आता है और किसी को पैसा दोगे तो उसका बिल बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है। बात समझ में आ रही है? काला धन कैसे बनता है? आपने पैसा अपने जेब से गड्डी निकाली और सामने वाले को दे दी। ठीक है, अब उसको बोल दिया आपने, क्योंकि आपको बिल नहीं बनाना है। बिल किस लिए नहीं बनाना है? बिल बनाओगे तो आपका रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड बनेगा तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, आपकी आय समझ में आ जाएगी गवर्नमेंट को। ठीक है ना? काला धन का मतलब समझते हो? टैक्स की चोरी करना, इस काला धन। ठीक है, और टैक्स की चोरी कैसे होती है? पैसे को दबा देना अंदर। दबा देने का मतलब जितनी आपकी आय है उतनी आय दिखाना नहीं। और आय नहीं दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या? केस से काम करते हैं लोग, केस देते हैं और बिल नहीं बनाते। बिल नहीं बनाने से दोनों को नुकसान, मतलब सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और फायदा व्यापारी को और जो ग्राहक है वो दोनों को होता है। कैसा? बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? ग्राहक को क्या फायदा है बताओ? उसकी आय कम समझ में आएगी। और व्यापारी को क्या फायदा है? उसका व्यापार कम समझ में आएगा, तो निगम कर कम देना पड़ेगा उसको, कारपोरेट टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। नहीं आई हूं तो कभी इकोनॉमी की क्लास में अपन समझेंगे, अभी थोड़ा स्पीड से चलते हैं। 2022 में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन बढ़ा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। सब लोगों के फोन पे, सब फोन पे चलता है आजकल। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, भीम, ये सब तो चलता ही होगा। चलो आगे बढ़ो। योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास तय हुआ है।
बजट में ये सारी बातें बोली गई है। निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट स्टार्ट किया तो यही सारी बातें पहले बोली उन्होंने कि हमारी इकोनॉमी अभी कहाँ पर है और हमने कौन कौन से क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि समावेशी विकास करने के लिए जो देश में जो कुछ योजनाएं चल रही थी वहाँ आंकड़े कैसे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 1.7 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाए गए हैं। मतलब इतने परिवारों में, इतने घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनाया गया। अगला, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। जब उज्ज्वला योजना आई थी तो टारगेट कितना किया गया था भाई? कितने करोड़ परिवारों को कितने कनेक्शन देने की बात की गई थी शुरुआत में? 6 करोड़ देने की बात की। बाद में इसको 8 करोड़ किया गया और वर्तमान डेटा क्या कहता है? लगभग 10 करोड़ या उसके पार जा चुका है। बजट जब आया था उस समय कितना था? 9.6 करोड़ था आंकड़ा। ठीक है, और ये बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि किस रूप में है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में है कि लोगों अब जो है लोग जीवाश्म ईंधन से खाना नहीं बनाएंगे, अब एलपीजी से खाना बनेगा। और एलपीजी से खाना बनेगा तो जीवाश्म ईंधन बचेगा, गोबर के उपले बचेंगे। ठीक है, और गोबर जो बचेगा, जानवरों का जो अपशिष्ट बचेगा, उससे क्या बनाएंगे? गोबर गैस बनेगा और गोबर गैस से बिजली बनेगी और उससे बनेगा जैविक खाद। ठीक है, बहुत मल्टी डायमेंशनल काम है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। चलो, 102 करोड़ लोगों का कितना? 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। ये बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आज भी है, बहुत सारे आज भी बूस्टर डोज लग रहे हैं, लगाओ। ठीक है, कोरोना से दूर रहो। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। कितने करोड़ है? लगभग 48 करोड़ के लगभग 48 करोड़ के लगभग लोगों का बैंक में खाता खोला गया है। ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे बैंकिंग इतिहास में आप देखोगे, जब से भारतीय इकोनॉमी मतलब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 2014 तक, जब से ये योजना नहीं आई थी, उसके पहले भी कई सारे काम किए गए बैंकिंग खाते खोलने के लिए, लेकिन काम बेहतर नहीं हो पाया था। लेकिन जो जेम ट्रिनिटी आया, जनधन आधार और मोबाइल योजना, ये जो जेम ट्रिनिटी योजना थी, इसने बहुत बड़ा काम करके दिया और लोगों ने खुलवाया, मजबूरी थी उनकी। आज भी बहुत सारे लोगों को खाता नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहनें खुलवाएंगी क्योंकि उनको लाडली बहना योजना का लाभ लेना है। खाता में ही आएगा ना पैसा, केस थोड़ा मिलेगा। तो सारी योजनाओं का पैसा कैसा आता है? बैंक खाते में आता है। तो बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बैंक खाते में पैसा आएगा, हाथ में नहीं दिया जाएगा। हाथ में बांटने वाला जब भी बात आता है तो फिर उसमें भ्रष्टाचार होने लगता है। ठीक है ना, पैसा दबा दिया जाता है। पैसे बांटने वाले के पास पैसा आया था, मान लो उसने बोल दिया मैडम आया ही नहीं है पैसा, क्या कर लोगे? और कई चक्कर लगाते रहते थे लोग पहले। अब तो कोई चक्कर ही नहीं लगाना, घर में बैठे बैठे रहो, अकाउंट में पैसा आ गया, मैसेज आ जाता है मोबाइल में कि आपके अकाउंट में फलानी योजना से इतना पैसा आ चुका है। ठीक है, चलो, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया है। ये भी बड़ी उपलब्धि है। बीमा कवर करना बहुत जरूरी है, सबका बीमा होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी समस्या आए फ्यूचर में तो आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत ना जाए। बीमा करने का फायदा यह है कि भाई बीमा कंपनी सारा खर्चा उठा लेगी आपका। ठीक है, अगला, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.6 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद अंतरण किया गया है। पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, कितना पैसा देती है गवर्नमेंट? 6,000 रुपए सालाना देती है। एमपी गवर्नमेंट ने इसमें कितना जोड़ दिया? 4,000 रुपए। एमपी के किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? 10,000 रुपए सालाना मिलता है। ठीक है, 2-2 हज़ार की किस्त आती है हर 3 महीने में एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी उपलब्धियां हैं, यही सारी बातें हैं। आगे बढ़ो। दुनिया भर में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है। तो भाई कई शानदार उपलब्धियां विश्व स्तर पर भारत के लिए क्या क्या रही है? तो नंबर 1, अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, कोविन और यूपीआई। अभी भारत में जो है, जैसे पूरा का पूरा जो इकॉनमी है, जब हम अभी बजट पढ़ रहे हैं तो बजट में आप देखोगे
कि एक तो हमने बात की समावेशी विकास पर, और दूसरी बात जो गवर्नमेंट अभी जहां फोकस कर रही है वर्तमान में वो है टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, प्रौद्योगिकी पर, डिजिटलाइजेशन पर। तो आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह डिजिटलाइजेशन हुआ है। हेल्थ के सेक्टर में भी देखोगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखोगे कि हर गांव गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे आगे। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर के अभी हमको मतलब वैश्विक स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी है। अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण किया गया है, इसको पूरा विश्व ने भी माना है भाई, और हमने विश्व को भी दिया है टीका। अगला, अग्रिम मोर्चे जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये मिशन लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये गवर्नमेंट की योजना है पर्यावरण से जुड़ी हुई, इसको आप लिखो अपनी कॉपी में। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2020-21 का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, और लाइफ मिशन, लाइफ मिशन इसी साल का 2022-23 लाइफ मिशन। ये दोनों मिशन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ का पूरा नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस पर बात हुई। आगे, अनेक वैश्विक सूचकांकों में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया गया है। हमने कई संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जैसे हेल्थ के सेक्टर में अच्छा काम हुआ है कुछ। एमएमआर कितना हो गया है, कितना हो गया भाई, 97 हो गया है कि नहीं हो गया है? सब भूल जाते हो आप लोग, अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही। 97 एमएमआर हो गया है, ठीक है। आईएमआर कितना है? आईएमआर का मतलब पता है ना क्या होता है? एमएमआर का मतलब पता है कि नहीं? और आईएमआर का इन्फेंट है ना, शिशु मृत्यु दर कितना है? कितना है शिशु मृत्यु दर? 26, ठीक है। और एसडीजी लक्ष्य कितना प्राप्त करना है भाई? यहाँ 70, और भारत के कई सारे राज्य प्राप्त कर चुके हैं, 70 से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा काम किया है, यही बताने का प्रयास है। आगे बढ़ो। अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना, विजन क्या है? ऊपर हेडिंग डालो, बजट का विजन या अमृत काल के लिए विजन। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में, विजन में तीन है, तीन चीजें हैं। नंबर 1, युवा वर्ग पर विशेष फोकस, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान। नंबर 2, युवा वर्ग पर बात होगी तो रोजगार की भी बात होगी, रोजगार सृजन। नंबर 2, रोजगार सृजन। अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना, कहने का मतलब यह है कि सरकार का विजन क्या है आगे, ये पूरे के पूरे अमृत काल के लिए, मतलब 25 सालों में सरकार करना क्या चाहती है। तो सरकार क्या करना चाहती है? युवा वर्ग पर फोकस करना चाहती। क्यों? क्योंकि भारत की आबादी का एक अधिकांश हिस्सा जो है, लगभग 55 से 60% हिस्सा क्या है? युवा है, युवा आबादी है। विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश भारत है। जनांकिकी लाभांश की स्थिति है, बोलते हैं इसको, जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है हम लोग। और जनांकिकी लाभांश है तो इसका लाभ उठाना पड़ेगा। लाभ उठाने के लिए क्या देना पड़ेगा? रोजगार। रोजगार कैसे दोगे? स्किल डेवलपमेंट करके। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी कौन सी योजना 4.0 चालू की है? कौशल विकास योजना 4.0 चालू की है कि नहीं की है? ठीक है, उसको एक नए रूप में चालू की है। आगे बढ़ो। सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण, आर्थिक वातावरण डेवलप करना है, ठीक है। इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर डेवलप करना है, कहने का मतलब कि ऐसा वातावरण डेवलप करो कि हमारे यहाँ आसानी से निवेश कर सके लोग, आसानी से कोई भी कंपनी डेवलप हो सके। जब भी कोई स्टार्टअप्स की बात करता है तो आपने सुना होगा 2015-16 में योजना आई, स्टार्टअप स्टैंडअप योजना आई थी, लाई थी गवर्नमेंट ने, और उसी के बलबूते भारत में बहुत तेज गति से स्टार्टअप्स बढ़े। और अभी भी सरकार बहुत सारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में तो कई ऐसे सेक्टर है जहां पर सरकार 25-25, 30-30, 50-50 लाख रुपए लोन दे रही है। उसमें कई सारे राशि ग्रांट हो जाती है बाद में, ठीक है, 8% से 10% राशि जो है ग्रांट हो जाती है। तो सरकार लोन दे रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और सरकार का विजन जब आया था तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार देना नहीं, रोजगार बनाना है, ठीक है। बनाने का मतलब ये कि जो व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है वही रोजगार देने वाला बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा? जब वो खुद का उद्यम खोलेगा तो एक व्यक्ति
जो बेरोजगार था उसने उद्यम खोला और उसने 10 लोगों को, नए लोगों को रोजगार दिया। ये सरकार का टारगेट था और इस पर काम किया गवर्नमेंट ने, और बहुत सारा जो है लोन देने का प्रयास किया। और भारत में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो जितनी बाधाएं थी, बाधाएं का मतलब कोई भी व्यक्ति जब उद्योग खोलता है तो उसको बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है मंत्रालय विभागों से जाकर। जैसे मान लो कि मेरे को एग्रीकल्चर सेक्टर में मुर्गी पालन का काम करना है तो मेरे को अनुमति लेना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। और आप देखोगे कि मुर्गी पालन का काम कभी शहरों के बीच में नहीं होता है। जितने फार्म है सब कहाँ मिलेंगे आपको? शहर के बाहर मिलते हैं, ठीक है। गंदगी ना फैले, बदबू ना फैले इसलिए, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें हैं और इसीलिए सरकार ने क्या किया, आर्थिक वातावरण को डेवलप करने पर काम किया है। बहुत सारी अनुमतियां आपको ऑनलाइन मिल जाती, सिंगल विंडो मिल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। एक आंकड़ा आया था अभी कुछ दिन पहले कि विश्व स्तर पर न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी नए उद्यम को चालू करने में सबसे कम समय लगता है। केवल 18 घंटों में वहां पर अनुमति मिल जाती है। और हमारे यहाँ अभी थोड़ा ज़्यादा लगता है, पहले तो कई सालों लगते थे, अभी अब कुछ महीनों में बात आई है। अब इसको दिन में लाना है, फिर घंटों में लाना है, ठीक है। धीरे धीरे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम सुने हो? अब वो रिपोर्ट आना बंद हो गई, वर्ल्ड बैंक उसको जारी करती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। किस देश में व्यापार करने का माहौल कैसा है वो बताती थी वो। तो भारत का उसमें रैंक बड़ा तेज गति से सुधर रहा था। एक समय 134-35 नंबर पे थे, फिर सरकार आई, उसने बहुत सारा काम किया, तो 2015-16 में आप देखोगे 100वें नंबर पर आ गए, ठीक है। फिर अगले साल उसमें और जारी हुआ तो 77 नंबर पर आ गए, 63 नंबर पर आ गए। तो लास्ट जब जारी हुआ था 63 नंबर पर थे हम, 134 से 63 नंबर पर आ गए, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बहुत काम किया होगा व्यापार के क्षेत्र में। चलो आगे आओ। इंडिया विजन बजट में इंडिया @100 तक पहुंचने के से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। अब देखो, हमने बात किया अभी विजन पर, संकल्पना पर, कितनी है? 3 संकल्पनाएं बताई गवर्नमेंट ने, 3 क्षेत्रों में काम करने का बोला। नंबर 1 क्या था? युवा। नंबर 2 रोजगार। नंबर 3 वातावरण डेवलप करना है ना, व्यापार के लिए या अर्थव्यवस्था के हिसाब से वातावरण डेवलप करना है। लेकिन भारत में से 4 क्षेत्र उन्होंने बताया जिस पर गवर्नमेंट काम करके इसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना चाहती है, और वो क्या है? नंबर 1 स्वयं सहायता समूह। और ये मेंस के लिए बड़ा काम का है, पीटी के लिए अभी काम का नहीं हो सकता है, लेकिन ये मेंस के लिए बड़ा काम का है। आपको एसएचजी ग्रुप है, ठीक है, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है एसएचजी ग्रुप पर, ठीक है। इसको लगातार डेवलप करने पर गवर्नमेंट काम कर रही है। आगे पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास योजना, एक योजना लॉन्च की गवर्नमेंट ने, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास योजना। ये योजना है और ये जुड़ी है जनजाति लोगों से मुख्य तौर पर। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या पीएम विकास योजना, ये मुख्य तौर पर जनजाति क्षेत्रों के जो युवा है उनमें क्या करना है? कौशल डेवलपमेंट करना है, कौशल विकास करना है, इससे जुड़ी योजना है, तो इसको याद रखो। अगला मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा, ये करना चाहती गवर्नमेंट, और हरित विकास करना चाहती है। ये 4 क्षेत्र उन्होंने बताया कि अभी हमको इसको अवसर के रूप में देखना है और यहाँ पर यदि हम काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूम कर जाएगी, ठीक है। नंबर 1 एसएचजी, नंबर 2 कौशल विकास करना है, और ये जो योजना आई है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, एक योजना है जो जनजाति क्षेत्र के युवाओं को क्या करना है? कौशल विकास करने के लिए, काम करने के लिए है, ठीक है। मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना है, इस पर बहुत सारा काम है, और हरित विकास पर कुछ बातें हुई है। तो ये 4 क्षेत्र है। इसमें नंबर 1 फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। अभी वर्तमान में कितने हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की है, ठीक है। अभी वर्तमान में याद रखना है, भारत में कितने एसएचजी ग्रुप? 81 लाख है, और 2 योजनाएं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कब का है? 2011 का, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ये मिशन, ठीक है। इन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी ग्रुपों की संख्या कितनी हो गई है? 81 लाख के करीब हो गई है। और आगे गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इन एसएचजी ग्रुप को लगातार बढ़ावा दें, और इनकी जो लघु और कुटीर उद्योग है, एसएचजी ग्रुप क्या करते हैं भाई? गांव में जो एसएचजी ग्रुप है या शहरों में जो एसएचजी ग्रुप बनते हैं वो क्या करते हैं?
अपनी छोटी छोटी जमा स्वीकार करते हैं और उन जमा से कोई छोटे छोटे उद्योग खोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका लघु और कुटीर उद्योग होता है, इस पर काम करते हैं। और कोरोना काल में बहुत सारे एसएचजी ग्रुप ने क्या किया, मास्क बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है ना। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इन एसएचजी ग्रुपों को इन पर फोकस करते हुए कहा कि इनको कच्चे माल की आपूर्ति कराई जाएगी लघु और कुटीर उद्योग बढ़ावा देने के लिए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदल जाएगी, ठीक है। आज जो हम कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पर अत्यधिक भार है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा भार है, तो भार कैसे कम होगा, ये कम करेंगे एसएचजी ग्रुप लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से। गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है, लेकिन उसका आउटकम बाद में मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब पीएम जनधन योजना लेकर आई थी तो उस समय लोगों को पता नहीं था कि इससे होगा क्या, ठीक है। लेकिन बाद में अब जब उसका उपयोग देखने को मिलता है तब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अच्छा किया हमने खोल लिया, नहीं तो आज खुलवाना पड़ता। उस समय जब पीएम जनधन योजना आई थी तो गांव गांव में कैंप लगे थे, यदि आपको याद हो, ठीक है। गांव गांव में कैंप लगे थे, पंचायतों में कैंप लगाया गया था खाते खुलवाने के लिए, फ्री में खाता खुल रहा था, ठीक है, 2 मिनट लग रहा था। और वैसे बैंक जाओ जरा खाता खुलवाने, पहले वो आपसे वो 10-12 पेज का फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, फिर आपका जो है वो फॉर्म जमा होगा, फिर 2 दिन बाद बुलाएंगे, देखेंगे साइन सिग्नेचर, ये एटीएम दुनिया भर की चीजें लेने के लिए वो पूरा सप्ताह भर का प्रोसेस लग जाता है। वहां 2 मिनट में खुल रहा था, ठीक है। वैसे अभी लाडली बहना योजना लॉन्च किया, अब इसके लिए भी आपका वो कैंप लगने वाला है खाता खुलवाने के लिए और उस योजना का लाभ लेने के लिए। तो वहां फिर से एक बार मौका मिलेगा लोगों को, ठीक है। इसका आउटकम बाद में समझ में आता है। जैसे ये एसएचजी ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका जो मेन विजन है, जो मेन उद्देश्य है, अब ये पूरा का पूरा विजन कितने साल के लिए भाई, 25 वर्ष के लिए है। तो 25 वर्ष बाद इसका आउटकम आपको क्या नजर आएगा, इसका आउटकम नजर आएगा मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप अभी कहते हो कि एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा भार है, जनसंख्या का लगभग 60 से 70% हिस्सा किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर पर बोझ के रूप में है। कौन सी बेरोजगारी बोलते हो, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये काम करेगा एसएचजी ग्रुप। और ये आजकल हर गांव में 4 मिल जाएंगे आपको, एक गांव में 4 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, बन रहे हैं। इसमें भी ये भी है कि जाति आधारित भी समूह बनने लगे हैं। अलग अलग जाति समूह क्या करते हैं, अपना एसएचजी ग्रुप अलग अलग बनाते हैं, पुरुष अलग महिलाएं अलग। तो इस पर काम हो रहा है और गवर्नमेंट इनको कच्चा माल, बाजार ये सब उपलब्ध कराने की बात कर रही है। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। ये पीएम विश्वकर्मा योजना, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके 2-3 बिंदु बड़े काम के हैं कि अपने हाथों से औजार के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि बजट 2023-24 में विश्वकर्मा के नाम से किन्हें संबोधित किया गया है, ठीक है, विश्वकर्मा नाम किसे दिया गया। तो विश्वकर्मा नाम कौन है, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, जैसे बढ़ई, लोहार, ठीक है, ये सारे जो लोग हैं जो पहले हाथ से औजारों से काम करते हैं कि नहीं, इन सभी लोगों को क्या कहा गया है, विश्वकर्मा कहा गया है। निर्माणकर्ता, विश्वकर्मा कौन है, निर्माण करता है कि नहीं, सभी भवनों के निर्माण करता, ठीक है, विश्वकर्मा को कहा जाता है। तो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा गया। नंबर 1 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन, मतलब इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, अब न केवल वित्तीय समर्थन बल्कि उनको उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक डिजिटल तकनीक की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो विश्वकर्मा है, इन लोगों को अब अभी तक जो बढ़ई, लोहार, सोनार, ये जो केवल अपने गांव तक, अपने क्षेत्र तक सीमित है, इनको अब इस लेवल तक जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें वैश्विक लेवल पर उनको लाया जाए, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी जानकारी, दक्ष हरित बाजारों, ठीक है, वैश्विक बाजारों तक इनको क्या किया जाएगा, इनकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी वैश्विक बाजारों तक। अब वो वैश्विक बाजार तक कैसे आएंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा काम बड़ा करने के लिए, दूसरा उनको कौशल देंगे, ठीक है, उनके जो उत्पाद है उनको मार्केट में बेचने का अवसर उनको मिलेगा। आगे इससे सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, कमजोर वर्गों के लोगों, इनको मिलेगा।
क्योंकि ज़्यादातर लोग यही वाले काम कर, मतलब यही लोग जो है इस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। बढ़ई, सोनार, लोहार का काम कौन करते हैं? बहुत मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े तबकों से जो आते हैं, जो जनजाति या अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब लोगों से जो बिलोंग करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उन्होंने ये काम अपना लिया। ठीक है, तो इन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है। इस योजना को याद रखना है, पीएम विकास योजना। सीधा सा सवाल आएगा, पीएम विकास योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो पीएम विकास योजना का संबंध पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण देने, उनके व्यापार को बढ़ावा देने से है। क्लियर, आगे बढ़ो। पर्यटन के क्षेत्र में ट्रिपल पी मॉडल अपनाने की बात की गई, इतना बस याद रख लो। पर्यटन के क्षेत्र में ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, इसके आधार पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ो। हरित विकास, ये बड़ी काम की चीज है इन्वायरमेंट में लिखने में। ठीक है, हरित विकास की बात की है, तो अभी तक बहुत सारा हरित हरित सुना होगा। इसमें देखो, हरित ईंधन की बात हुई। नंबर 1 हरित ईंधन। हरित ईंधन का मतलब क्या? कौन से ईंधन भाई? हाँ, हरित ईंधन में क्या क्या शामिल है बताओ? बायोगैस, ठीक है, बायोगैस या बायोमास वाला जो भी चीज है इसमें शामिल होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन, इस पर बात हुई है। ठीक है, ये ईंधन की बात हो गई। अगला ऊर्जा, हरित ऊर्जा मतलब गैर जीवाश्म स्रोतों से, गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करनी है। ठीक है, हरित खेती मतलब क्या? जैविक खेती। हरित खेती का मतलब क्या हुआ? जैविक खेती। और इसके साथ में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये इसमें शामिल है। ठीक है ना, हरित ईंधन में बायोमास, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, ये सब कुछ शामिल है। इसके अलावा इसमें सौर ऊर्जा भी शामिल हो जाएगी। सॉरी, सौर ऊर्जा नहीं, यहाँ पर मत डालो ऊर्जा को, है ना, यहाँ पर शामिल करो हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा में ये गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा। इसके अलावा हरित खेती, जैविक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हरित भवन पर बात हुई हमारी कभी। ठीक है, हरित भवन क्या होता है? हरित भवन का आपको बताया था मैंने 2-3 बातें। क्या होता है हरित भवन में? भवन में जो बिजली आएगी वो खुद जनरेट करेगा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से। ठीक है, यही हरित भवन का मेन कॉन्सेप्ट है। चलो आगे आओ। हरित मोबिलिटी क्या है? हरित मोबिलिटी में क्या लिखूं? ई व्हीकल है कि नहीं? ई व्हीकल कौन सी योजना? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए कौन सी योजना है भाई? फेम योजना। फेम योजना। ऐसे शांत हो जा रहे हो जैसे कि कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, बड़े मासूम बन रहे हो तुम लोग। ठीक है, ऐसा इतनी मासूमियत क्यों? ठीक है, आगे बढ़ो। हरित उपस्कर मतलब ये जो है ये सेस लगाने की बात कर रहे हैं, ग्रीन सेस। सेस क्या होता है पता है? उपकर क्या होता है? कर और उपकर, कर के ऊपर कर। ठीक है, उपकर जो है कभी जब मान लो किसी एक निश्चित मद पर कभी कुछ खर्चा करना हो, जैसे मान लो सरकार को पैसे की जरूरत हो कभी किसी क्षेत्र में, खासतौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में ज़्यादा होता है ना, कि मान लो कि सरकार को जरूरत हो कार्बन कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना हो, तो वो उपकर लगा देती है। और उपकर सभी पर लगता है, उपकर सभी करदाताओं पर लगता है। एक होता है उपकर और एक होता है सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज उन पर लगता है जिनकी एक सीमा से बहुत ज्यादा आय हो। ठीक है, लेकिन उपकर सभी करदाताओं पर लगता है। ठीक है, इकोनॉमी पढ़ोगे तो ये उपकर और सरचार्ज थोड़ा सा और समझ में आएगा, अभी हम यहां बात करके निकलते हैं। ठीक है, तो उपकर को याद रखो। हरित उपकर का मतलब ये हुआ कि बात किस पर हो रही होगी? हरित उपकर का मतलब है कि भाई पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ स्पेशल काम करने होंगे, इसीलिए सरकार जो है लोगों से पैसा लेगी। ठीक है, ये हरित उपकर है। तो इसमें इतनी सारी बातें हैं, ये जितनी चीजें हैं ये सब चीजें क्या काम करेगी? कार्बन सघनता को कम करने में सहायता करेगी। मतलब कार्बन उत्सर्जन को क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इनसे, इन सभी चीजों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये पर्यावरण की बात है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का जो ये 6 पिलर इसमें आपको दिख रहा है, 6 गोले जो दिख रहे हैं, हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित भवन, हरित मोबिलिटी, हरित उपस्कर, ये सारी चीजें आप
लिख सकते हो मेंस में, बड़े काम की चीज़ है। अब यहाँ हमारे लिए पीटी का जो काम का था वो आपको यहाँ पर मिला, ठीक है, ये पीएम विकास योजना, जिसका संबंध किससे है और इसमें विश्वकर्मा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो 4 क्षेत्र जिन पर गवर्नमेंट काम करना चाहती है, जिनको अवसर के रूप में देखती है। इसके अलावा 3 विजन में क्या क्या था, युवा वर्ग को केंद्र में रखा गया और रोजगार सृजन, और तीसरा नंबर आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक वातावरण को सुधारना है ताकि आसानी से उद्योग खोले जा सके, काम किया जा सके, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद हमारा एक बड़ा मेन टॉपिक है, यहाँ से शुरू होगा उसका, ठीक है। और इस बजट की जो जितनी मेन बातें हैं अब यहाँ से शुरू होगी। इसमें 7 पिलर बताए गए हैं। जैसे इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं बताएगी कि बजट में जो सरकार जो काम करना चाहती है वो 7 क्षेत्रों में काम करना चाहती है। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 पिलर है और इन 7 पिलर में अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे समावेशी विकास की बात करोगे तो इसके 3 क्षेत्र उन्होंने बताए। समावेशी विकास में 3 क्षेत्र बताए, एक है शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक कृषि। फिर उन शिक्षा में क्या उन्होंने कहा, स्वास्थ्य में क्या कहा, कृषि में क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। इसको कल देखते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि इसमें इसी से आपके पीटी के बहुत सारे सवाल निकल कर आएंगे। जैसे शिक्षा में कौन कौन सी योजना उन्होंने लॉन्च की है, स्वास्थ्य में क्या कुछ किया है और कृषि में कौन सी नई योजना आई है, कौन सी पॉलिसी आई है, इस पर कल हम बात करेंगे, ठीक है।